हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल पर। केनेथ एंडरसन साहब की कहानी कॉल ऑफ द मैन ईटर का ये दूसरा भाग है। और मेरी एडवाइस है आपको कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इसका पहला भाग, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी आप एक बार देख लें, तब आप इस कहानी को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। सारी तैयारियां करते करते पहले ही शाम के 5 बज चुके थे। खाने के लिए कोई समय बाकी नहीं था और वैसे भी रागी के आटे की रोटियां गोल गोल जो बॉल केयर टेकर बनाता था वो किसको खानी थी, और चाय के लिए तो कोई समय ही नहीं था। सारा सामान ले लो अनंता स्वामी, गर्म कोट पहन लो और टॉर्च को मत भूलना, और 2 पानी के बर्तन भी ले आओ ताकि ऐसा लगे कि डमी पानी भर रहा है। हम जल्दी जल्दी पूल के पास पहुंच गए, जहां पर केयर टेकर ने पूल के पास की ज़मीन पर एक गड्ढा खोदा हुआ था कुल्हाड़ी के साथ। मैंने डमी की बैकबोन को उसके अंदर फंसाया और उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसको वापस पहले जैसा ही कर दिया। दोनों पानी के बर्तन ज़मीन पर रख दिए। अब डमी पानी के पास बैठा था, जैसे कि पानी भरने के लिए बैठा करते हैं, और बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हुए हम ये सोच रहे थे कि भूखे मैन ईटर को ये किसी इंसान जैसा लगेगा। हालांकि मेरी आँखों को तो ये बस एक तमाशा लग रहा था, मगर हो सकता है रात के अंधेरे में ये टाइगर को इतना पता नहीं चलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद थी। और फिर सावधानी के साथ हम लोग अपने कांटों की झाड़ियों के अंदर, जो हमारा पिंजरा था, उसके अंदर चले गए। केयर टेकर को मैंने अपने राइट साइड में बिठाया, क्योंकि मुझे वो अपने राइट हैंड पर चाहिए था। टॉर्च की रोशनी राइफ़ल के ऊपर से आनी चाहिए और मैं राइफ़ल अपने राइट हैंड से फायर करता हूँ, इसलिए मैंने उसे अपने राइट साइड में बैठने को कहा, क्योंकि उसको टॉर्च चमकानी थी जब टाइगर आएगा। 5:30 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे और मैं जानता था कि हम लोग 1 घंटा लेट हैं। हमें यहाँ पर कम से कम 1 घंटे पहले बैठ जाना चाहिए था। हम लोग पूरब की दिशा को फेस कर रहे थे और सूर्य देव पहले ही सामने के पहाड़ों के पीछे चले गए थे। दबी हुई फुसफुसाती आवाज़ों में मैंने अनंता स्वामी को फाइनल इंस्ट्रक्शंस दिए। आखिरी कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी थीं वो मैंने अनंता स्वामी को कहीं। किसी भी कीमत पर तुमको अपना पैर, सिर या हाथ बिल्कुल भी हिलाने नहीं है। चाहे मच्छर काटें तो उनको फूंक से उड़ा दो, उन पर थप्पड़ मत मारो। अगर तुम कुछ देखते हो या कुछ सुनते हो तो मुझे अपने लेफ्ट पाँव से धीरे से पुश करो। किसी भी कीमत पर तुम्हें कुछ बोलना या फुसफुसाना बिल्कुल नहीं है। अगर टाइगर आता है तो मैं तुम्हें 2 बार छू कर बताऊंगा, वो सिग्नल होगा। शायद वो थोड़ा सा गुर्राए। जब टाइगर डमी पर अटैक करेगा और उसे वहाँ पर कोई मांस या कोई खून नहीं मिलेगा तो शायद वो गुस्से में थोड़ा सा गुर्राएगा। तब तुमको टॉर्च जलानी है और उसको टाइगर की तरफ रखना है। उसके बाद चाहे जो भी कुछ हो जाए, याद रखना तुमको ना तो हिलना है और ना ही टॉर्च को हिलने देना है। ऐसा ना हो कि टॉर्च बुझ जाए। अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लो हम दोनों डेड मैन हो जाएंगे, हम दोनों ही मारे जाएंगे। चाहे टाइगर कितना भी दहाड़े गुर्राए, तुमको अपना हाथ हिलने नहीं देना है और ना ही टॉर्च की रोशनी को टाइगर के ऊपर से हटाना है, क्योंकि मैं अंधेरे में देख नहीं सकता हूँ मगर टाइगर देख सकता है। अनंता स्वामी का जवाब काफ़ी राहत देने वाला था।
डू नॉट फियर दुराई साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आई शैल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा और निश्चित तौर पर राजम्मा की खातिर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। राजम्मा उसकी बेटी का नाम था। उसके बाद फिर हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद एक वुड पैकर टिक टॉक ऐसे आवाज़ करने लगा किसी पेड़ के पास। दिन के पक्षियों ने अपनी आखिरी आवाज़, अपनी गुड बाय वाली साउंड निकाली और उसके बाद जो रात के पंछी थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब उनकी अलग अलग तरह की आवाज़ें थोड़ी थोड़ी देर बाद जंगल में आने लगीं और धीरे धीरे जंगल का वातावरण पूरी तरह से भयानक होने लगा। अंधेरा बहुत जल्दी आया। जो हल्की शाम का धुंधला था, पता ही नहीं चला किस सेकंड में वो एकदम धुंधलके से अंधेरे में बदल गया। आकाश में सितारे चमक रहे थे। सितारों के अलावा कुछ जुगनू भी चमकते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हम बिल्कुल चुपचाप बिना हिले डुले बैठे थे। मच्छर हमारे कानों के पास आवाज़ें कर रहे थे और हमें काट भी रहे थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम अपना सर भी नहीं हिला सकते थे। ये सब कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल और परेशानी से भरा हुआ था, अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो। मगर ये खतरनाक नहीं था, क्योंकि ये मलेरिया वाले मच्छर नहीं थे। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। 8:30 हो चुके थे और हमारे सामने अभी काफ़ी समय बाकी था। 10 बजे तक सब कुछ बहुत ही शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे जंगल खाली है, इसमें कोई भी नहीं रहता। मगर हम जानते थे कि इसमें एक मैन ईटर टाइगर, जो पहले ही कई आदमियों को मार चुका है, वो इसमें ही कहीं अंदर घूम रहा है। मगर इस साइलेंस का मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो यहाँ से कहीं दूर है, और शायद इसलिए हमने किसी डरे हुए हिरन की अलार्म कॉल भी नहीं सुनी है। ये सोचकर काफ़ी निराशा हुई। अचानक मैंने एक अजीब आवाज़ सुनी, और या मैं फिर कहूँ कि एक ख़ास आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जिसको मैंने काफ़ी समय से सुना नहीं था और जो अक्सर जंगल में कम सुनी जाती है। बू हा बू, इस तरह की। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये किसी अकेले जैकाल की आवाज़ है। जंगल में जो ट्राइब्स हैं, जंगल की जो जनजातियाँ हैं, ऐसे लोग जो जंगलों में रहा करते हैं, वो कहते हैं कि ये गीदड़ टाइगर के साथ पार्टनरशिप में है और ये उसको उसके शिकार तक ले जाने में मदद करता है, और उसके बदले में उसे मिलता है, जब उसका पार्टनर शिकार को खा लेता है तो बची हुई हड्डियाँ, ये सब खाने का अधिकार उसको मिल जाता है पार्टनरशिप के बदले में। जयकाल धीरे धीरे पास आ रहा था और साथ साथ उसकी जो आवाज़ थी वो भी लाउडर और तेज होती जा रही थी। अब वो बिल्कुल ही स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। बू, इस तरह की आवाज़ जैसे गीदड़ निकाला करते हैं। मैं उस अफवाह के बारे में सोचने लगा जो इन जंगलों में फैली हुई थी कि कोई भी शिकार इस गीदड़ और टाइगर की पार्टनरशिप में बच नहीं सकता। अगर एक बार इस अकेले गीदड़ ने शिकार को देख लिया है और एक बार अगर शिकार शुरू हो चुका है तो। और उसी समय मैंने महसूस किया कि अनंता स्वामी का उसका लेफ़्ट घुटना मेरी राइट थाई पर बहुत ज़ोर से प्रेस कर रहा है। उसका पैर बहुत ही ज़ोर से कांप रहा था। मैं पिच डार्कनेस, घुप अंधेरे में घूरता रहा, अपने कानों को किसी भी छोटी से छोटी साउंड सुनने के लिए उस तरफ कर लिया, मगर मैं ना तो कुछ देख सका और ना ही मुझे कुछ सुनाई पड़ा। बस वही खतरनाक आवाज़ बार बार पास और पास आ रही थी। क्या मेरे दोस्त ने कुछ देख लिया है, या फिर कुछ सुन लिया है, या फिर वो मुझे
इस गीदड़ के बारे में बता रहा है। मुझे बिल्कुल शक नहीं था कि उसको भी इस कहानी के बारे में पता है। ये जो अफवाह जंगल के अंदर फैली हुई है, ये कहानी उसने भी सुन रखी होगी। शायद उसे ऐसा लगता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। शायद ये मुझे वही बताने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपने दिमाग से सारी अफवाहें ज़बरदस्ती निकाल दी। अंधविश्वास था या नहीं था, सच्ची थी या झूठी थी, मेरे सामने सिर्फ एक जो फैक्ट था जो मुझे सामने सुनाई दे रहा था। एक गीदड़ अजीब ढंग से कॉल कर रहा है और ये उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है और बहुत जल्दी हमारे नज़दीक आ जाएगा। अब ये मेरा काम है कि मैं पता लगाऊं कि ये अकेला है या इसके साथ कोई और भी जानवर है। एक बार फिर और बहुत पास से उसकी वो आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि इस आवाज़ में कुछ हंसी भी थी, एक जीत की हंसी। मैंने एक बार फिर इन ख्यालों को हटा दिया, ज़्यादा सावधान होकर बैठ गया। उसके बाद फिर वो आवाज़ नहीं आई। वहाँ पे सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा हैवी सन्नाटा जिसको कि आप फील कर सकते हैं, बहुत हैवी और बहुत ही सच्चा। अनंता स्वामी बुरी तरह से कांप रहा था। उसके घुटने मेरी जांघों के अंदर घुसे जा रहे थे। उसकी पूरी बॉडी जो उसने मेरे सीधे हाथ पर लगाई हुई थी वो बुरी तरह हिल रही थी। मैं सुन सकता था उसकी सांस लेने की बहुत तेज़ आवाज़ें। मैंने अपना लेफ़्ट हैंड उठाकर उसके घुटने पर रख दिया और उसके घुटने को थपथपाकर मैंने उसे रीअश्योर किया, मानो मैं कह रहा हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है, घबराओ मत। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ से 30 मील दूर कई साल पहले जो मेरे साथ एक अनुभव हुआ था उसका रिपीटिशन, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर दोबारा हो। वो एपिसोड काफ़ी फ़नी था मगर उसमें थोड़ा खतरा भी था। मेरी एक दोस्त एक पैंथर को शूट करने की इच्छा से मेरे पास आई थी। हम लोग मोटर में क्लोजेपैट तक मोटर से गए थे, जहाँ पर हमने 2 गधे एज ए बेट चारे के तौर पर बांधे थे। हम उस जगह पर पहुँचे तो पाया कि डोंकी को सही से बांधा नहीं गया था, जिसके कारण जिस पेड़ के पास हमने उसे बांधा था तेंदुआ उसे मारकर वहाँ से थोड़ी दूर ले गया था, जहाँ पर झाड़ियाँ थीं और कोई पेड़ नहीं था, और वहाँ पर भी हमको ज़मीन पर ही बैठना पड़ा था। मेरी दोस्त अपने उत्साह में कहीं भी बैठने को तैयार थी जहाँ पे मैं चाहूँ। मेरी शिकार योग्यताओं पर उनको इतना विश्वास था कि वो कहीं भी बैठने को तैयार थी जहाँ पर मैं कहूँ। उन्होंने एक शिकारी थंगावेलू और उसके भाई ने इतना शानदार एक बैठने की जगह हमारे लिए बनाई थी कि जब तेंदुआ आया तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम इसके अंदर हैं, और ना ही हमें पता चला कि वो बाहर बैठा है। कम से कम कुछ देर तक तो नहीं। हम एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं एक आवाज़ सुनने लगा जो झाड़ियों के पास से आ रही थी और मेरे फ्रेंड की लेफ़्ट साइड से, क्योंकि वो मेरे लेफ़्ट में बैठी हुई थी। ये क्या हो सकती है? कोई स्नेक, कोई चूहा, कोई कैटरपिलर हो सकता है, या कोई नाइट बीटल्स। मगर नहीं, उनकी आवाज़ तो अलग होती है, मगर ये आवाज़ तो कुछ अलग है। रस्प रस्प, फिर रुकना, फिर आवाज़ आना। ये क्या हो सकता है? अचानक जैसे मुझे पता चल गया कि ये एक पैंथर है और ये अपनी खुरदरी जबान से अपने आप को चाट रहा है, और वो हमारे छुपने की जगह के बिल्कुल बाहर ही बैठा है। और इससे भी ज़्यादा उसको ये नहीं पता है कि हम दोनों अंदर हैं। उसको ये नहीं पता है कि सिर्फ 2 फुट की डिस्टेंस पे हम हैं। मुझे याद है मैंने अपने दोस्त को टच करके बताया, अपनी उंगलियां उसकी आंखों की तरफ की और फिर इशारा किया सामने वाले शोर की तरफ, मगर उसको कुछ पता नहीं चला। तब मुझे दूसरा आइडिया आया,
क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था। पैंथर सुन लेगा। अपने लेफ्ट हैंड से मैंने उसका एक हाथ पकड़ा, उसकी हथेली को ऊपर की तरफ किया। अब मैं ये सोचता हूँ कि उसने क्या सोचा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसकी हथेली को दबा रहा हूँ और ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, तो उसने ना जाने क्या सोचा होगा। मगर मैंने उसे ज़्यादा देर डाउट में नहीं रहने दिया। अपनी उंगली से मैंने उस पर लिखा पी, फिर ए, फिर एन, देन टी और फिर एच, और वो समझ गई। और समझते ही उत्साह के अंदर मैंने किसी भी इंसान को इतनी तेज़ी से बैठी हुई पोजीशन से खड़े होते इतनी जल्दी नहीं देखा है। बिजली की तरह उसने अपने आप को हवा में उछाला, मेरे ऊपर से ट्रिप किया और सिर के बल झाड़ियों के बाहर जा गिरी और गिरते गिरते एक ज़बरदस्त किक अपने पैरों से मेरे फेस पर दे गई। मगर सिर्फ ये नहीं हुआ, इसके बाद पैंथर ने भी उसकी नकल की। वो भी घबराहट में ज़मीन से उछला और हमारे छिपने की जगह के ऊपर से लेफ़्ट साइड पर गिरा, जहाँ पर कुछ देर पहले वो लेडी बैठी हुई थी। ये समझते हुए कि वो घबराया हुआ है और शायद ब्लाइंडली ज़बरदस्त पंजे इधर उधर मारेगा और शायद काट भी ले, मैंने तब ग्रैंड फिनाले को अंजाम दिया और अब मैं भी हवा में उछल गया और लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा। ये सब कुछ एंड हो गया बहुत ही खुशी के साथ, बिना किसी नुकसान के। जहाँ तक तेंदुए का सवाल था, वो सिंपली अदृश्य हो चुका था। हम लोग बहुत हंसे थे कि ये गीदड़ के चलने की आवाज़ है और अब वो रुक गया है। मगर क्यों? इस क्यों ने ही शक में डाल दिया था। क्या उसने हमें देख लिया है, या फिर वो किसी दूसरे कारण से रुक गया है, या फिर उसका रोल एज ए गाइड ख़त्म हो गया है? क्या अब उसके सीनियर पार्टनर की यानी कि टाइगर की बारी आ गई है? इसके आगे का काम क्या टाइगर का है? अभी तक हमने टाइगर की कोई भी आवाज़ नहीं सुनी थी, मगर ये निश्चित था, ये इतना निश्चित लग रहा था कि जितना मैं अपने नाम के बारे में निश्चित हूँ, उतना ही मुझे विश्वास था कि टाइगर भी वहाँ पर है। मेरे अंदर की हर चीज़, एवरी फाइबर मुझे फ्यूरियसली और इंसिस्टेंटली मुझ तक ये मैसेज पहुँचा रही थी, टेलीग्राफ कर रही थी कि बिवेयर, सावधान, खतरा है, मैन ईटर पास में ही है, नरभक्षी टाइगर, आदमखोर बाघ बिल्कुल नज़दीक में है। अचानक एक बात मेरे दिमाग में आई कि कहीं ये ऐसा तो नहीं जूनियर पार्टनर जयकाल की गीदड़ की ये एक चाल हो कि जब हमारा ध्यान उसके चलने की आवाज़ पर हो पीछे की तरफ, और सामने से टाइगर, जिसको असली काम दिखाना है, उसके पास एक मौका हो हमारे पास और पास बिना आवाज़ किए पहुंचने का। और ये भी नहीं पता कि अभी भी वो पीछे से धीरे धीरे हमारी तरफ रेंग रहा हो। मैंने अपना हाथ केयर टेकर के घुटने से हटा लिया, क्योंकि मेरा खुद का हाथ बहुत ज़ोर के साथ कांप रहा था। मैंने अंधेरे में घूर कर देखा, आंखें जल रही थी, कान अलर्ट थे। मैं ना तो कुछ सुन पा रहा था और ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। सेकंड्स बीतते गए, शायद ये मेरे इस धरती पर आखिरी सेकंड हो। पसीना मेरे फेस से बहता हुआ मेरी राइफ़ल पर टपकने लगा। .405 राइफ़ल जो मेरे कंधे के साथ लगी हुई थी, और उसकी मज़ल अंधेरे में सामने की तरफ पॉइंट कर रहा था। मेरे हाथ जिनसे मैंने राइफ़ल को पकड़ा हुआ था वो पसीने से चिपचिपे हो गए थे। गीदड़ हमारे लेफ़्ट की तरफ से आ रहा था, मगर वो कैसे बिना आवाज़ के पीछे पहुंच गया हमें नहीं पता। मगर पीछे की तरफ से अचानक एक ज़बरदस्त आवाज़ हुई, वही अजीब सी बू बू करके। और फिर उस रात पहली बार, और अब तक की पूरी घटना में हमने पहली बार गीदड़ के पार्टनर उस मैन ईटर टाइगर की दहाड़ सुनी। जैसे ही वो डमी के ऊपर कूद गया, हमने देखा नहीं मगर सुना
टाइगर को दहाड़ते हुए, डमी के ऊपर जंप करते हुए। अपनी उत्तेजना में और गीदड़ के चक्कर में हम लोग भूल चुके थे डमी को, और गीदड़ ने एक्चुअली में टाइगर को गाइड कर दिया था उस डमी तक जो पानी भर रहा था। वो धोखा जो हम टाइगर को देना चाहते थे वो एक्चुअली में काम कर गया था। मगर अनंता स्वामी इतना ज़्यादा डर गया था, वो टॉर्च को जला ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार गया है। हम अंधेरे में बैठे थे और टाइगर को अपने शिकार पर झपटते हुए सुन रहे थे। और इसी समय हमने एक और आवाज़ सुनी, मगर ये आवाज़ बड़ी अच्छी, कंफर्टिंग और घर के जैसी साउंड लगी, जो हमने पहले भी सुनी हुई थी। केयर टेकर का डॉग अचानक भौंकने लगा था, ज़ोर ज़ोर से। शायद वो अपने मालिक को ढूंढता हुआ आ गया था। उसने आवाज़ सुनी थी जयकाल की, गीदड़ की, और उसके बाद उसने टाइगर की दहाड़ भी सुनी थी। मगर भागने की बजाय, जो कि उसको उस वक्त करना चाहिए था, उसने भौंकना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही कर सकता था। मैंने ज़ोर से अनंता स्वामी की जांघों को हिलाया और बहुत धीरे से कहा, बैटरी पोड़ू, शाइन द टॉर्च, टॉर्च जलाओ। बैटरी पोड़ू साउथ इंडियन भाषा में बैटरी पोड़ू, शाइन द टॉर्च, टॉर्च को जलाओ। उसने टॉर्च जलाई, मगर पुअर फेलो, उसने टाइगर के ऊपर टॉर्च नहीं जलाई। उसने सीधा मेरे फेस पर, मेरे चेहरे के ऊपर टॉर्च जला दी और मैं मानो अंधा हो गया। मैंने उसके हाथ से टॉर्च छीन ली और अपने लेफ्ट हैंड से सामने के अंधेरे की तरफ किया, जहाँ पर डमी बैठा हुआ था। सामने टाइगर की आंखें चमकने लगीं और उसका शरीर धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। लेफ्ट हैंड से टॉर्च को ऊपर उठाकर मैंने उसे अपने राइफल के ऊपर लगाने की कोशिश की। टॉर्च अभी भी टाइगर के ऊपर चमक रही थी, मगर उस दिन किस्मत हमारे खिलाफ थी। एक बार फिर से टाइगर ने ये दिखाया कि मैन ईटर के अंदर एक अंदरूनी भय होता है इंसान के बारे में। वो भी वो इंसान जो उसका पीछा करता है, जो उसका मुकाबला करता है। एक जोर की दहाड़ ने हवा को गुंजा दिया और अगले ही सेकंड टाइगर जा चुका था। मैंने टॉर्च सब दिशाओं में घुमाई, ये सोचते हुए कि शायद मैं उसको कहीं देख सकूं, मगर वो गायब हो चुका था। मैंने टॉर्च अपने पीछे भी की कि शायद वो जयकाल दिख जाए, जिसको मैं पक्का शूट कर देता अगर वो मुझे दिख जाता तो। मगर अपने दोस्त की तरह वो भी गायब हो चुका था। तब कोई छोटी सी चीज़ ब्राउन और वाइट हमारे बीच में आ गई। क्या ये गीदड़ था? मगर वो भौंकने लगा, और वो तो अनंता स्वामी का छोटा सा कुत्ता था। 15 मिनट बाद हम तीनों उठे और वापस बंगले की तरफ चलने लगे। अब वहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा तो था नहीं। डमी की ट्रिक एक्सपोज हो चुकी थी। टाइगर और जयकाल दोनों ये जानते थे कि वहाँ पर इंसान हैं, और वो भी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि जो उनको मारने के लिए बैठे हैं। तो हो सकता है कि टाइगर और गीदड़ यहाँ से डीकैंप कर लें, शायद अपना क्षेत्र भी बदल सकते हैं। हम बंगले की तरफ वापस जा रहे थे। मैंने अपना निष्कर्ष बदल दिया। जो निष्कर्ष मैंने अभी कुछ मिनट पहले निकाला था, मैंने उसको बदल दिया। मैंने सोचा था ये हमारी अनलक्की नाइट है। इस नाइट को, इस रात में भाग्य हमारी तरफ नहीं था। मगर अब मैं सोचता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं था। भाग्य हमारे ही साथ था। हाँ, मगर वो गीदड़ जो कि बहुत चालाक था, वो उतना चालाक साबित नहीं हुआ। उसने हमें टाइगर के आने की पहले से ही वार्निंग दे दी। दूसरी बात, जब मैंने टॉर्च जलाई थी उस वक्त मैं शॉट लेने के लिए रेडी नहीं था। अगर टाइगर ने उस समय भागने की बजाय, सोचिए अगर उसने हम पर अटैक कर दिया होता, तो फिर हम दोनों ही अभी जिंदा नहीं होते। तीसरी बात, अगर उस छोटे से कुत्ते ने
भौंका नहीं होता। और इससे टाइगर को और भी ज़्यादा परेशानी हो गई कि अब ये तीसरी चीज़ क्या है। और शायद इन सब बातों को टॉर्च की रोशनी, दो आदमी सामने, हाइड आउट में छुपे हुए पिंजरे के अंदर और फिर कुत्ते के भौंकने की आवाज़, इन सब ने टाइगर को घबराहट में डाल दिया। या शायद वो समझ नहीं पाया कि ये चक्कर क्या है, और शायद इसीलिए उसने डिसाइड किया कि यहाँ से भागना ही उचित है। अदरवाइज़ हो सकता था कि वो हमारे ऊपर जंप भी कर सकता था और हमारा शिकार उस वक्त बहुत ही आसान होता, यानी शिकारी शिकार हो सकते थे। तो भाग्य उस रात टाइगर और गीदड़ के साथ कैसे हुआ? भाग्य तो हमारे ही साथ था। हाँ बिल्कुल, ये एक लक्की नाइट थी। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अब एक दूसरे को दोष देना बिल्कुल बेकार की बात थी, तो हम सोने चले गए। अगली सुबह सूर्य की रोशनी ज़ोर से चमक रही थी और हमें उसकी गर्माहट में रात की जो निराशा वाली घटनाएं थीं उनको भूलने में थोड़ी सी मदद मिली। अनंता स्वामी पूरी तरह से शर्मिंदा था अपने आप से। उसने मुझे कहा, बार बार कहा, यह आदमखोर टाइगर नहीं था जिससे वो डरा, मगर ये जो अनकैनी, ये जो एविल जयकाल था, ये जो गीदड़ था, और ये जो इनकी खतरनाक आपस में पार्टनरशिप थी, साझेदारी थी, वो इससे डर गया था। उसे लगा कि ये कोई पारलौकिक, यानी इस दुनिया से कुछ अलग की चीज़ है। जैसा कि हिंदुस्तान के देहात में लोग बहुत जल्दी सोच लेते हैं। मैंने उसे समझाया, बल्कि मैंने उसको कहा कि मैं भी उतना ही डर गया था, मगर मैं टाइगर से डरा था, किसी बुरी आत्मा से या उस गीदड़ से नहीं, क्योंकि असली नुकसान हमें टाइगर ही पहुंचा सकता था। तो हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग एक बार फिर से क्लियर हो गई और फिर हमने दोबारा से नया प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब ये मुश्किल था कि वो दोबारा से डमी के धोखे में टाइगर आएगा। इसमें सक्सेस का चांस बहुत कम था। टाइगर को ये पता चल गया था कि वहाँ पे दो जिंदा आदमी बैठे हैं, और वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि वो 24 घंटे के अंदर दूसरी बार फिर ऐसी गलती करेगा। मैंने टाइगर के पग मार्क्स देखे, देखकर मुझे पता चल गया ये वही एनिमल है जो उस दिन गुंजूर के रास्ते पर जिसके पग मार्क्स मैंने देखे थे। एक बात बिल्कुल साफ थी कि जयकाल हो साथ में या ना हो, टाइगर बहुत ही भूखा था। उसने डमी को एक बार अटैक कर दिया था और वो इससे और भी ज़्यादा भूखा हो गया होगा। खाने की उम्मीद थी मगर खाना नहीं मिला, तो उसकी भूख और भी बढ़ गई होगी। उसे खाना चाहिए। अब या तो उसने आसपास कोई एनिमल को मारा होगा उस रात, या फिर वो ऐसा करेगा आज रात, क्योंकि एज ए रूल टाइगर दिन में शिकार नहीं करते हैं और गुंजूर में कोई भी पालतू जानवर जैसे गाय भैंस बकरियां होती हैं वो नहीं थे। या तो फिर टाइगर इस लोकेलिटी को छोड़ देगा और अपने आप को कहीं और ले जाएगा। हम लोग जोल डहल के फुटपाथ पर गए 1 मील तक, मगर हमने देखा कि टाइगर के वापस जाने के कोई भी निशान हमें नहीं मिले। हम वापस गुंजूर आ गए और बंगले से दूसरी तरफ आधा मील गए। यहाँ भी हमको कोई ऐसे साइन नहीं मिले और ना ही कोई ऐसी किल मिली, कोई लाश, कोई शिकार जो टाइगर ने किया हो। कोई गिद्ध हवा में नहीं थे जिनसे पता चले कि कोई आसपास में शिकार हुआ है। दोपहर तक हम लोग काफ़ी बेचैन थे और फिर हमने वो किया जो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत थी। हमने एक बार फिर से उस डमी को उठाया, वहीं पर बिठाया और उसको दोबारा से ठीक ठाक कर दिया। अब ये 2 कारणों से बेवकूफ़ी से भरा लगता है। बड़ा मुश्किल है कि टाइगर एक बार फिर से डमी वाले धोखे में फंसेगा। मगर दूसरी बात जो मुझे तब पता चली जब हम रात में बैठ गए, अपने पिंजरे के अंदर बैठ गए, वो बात ये थी कि अब अगर टाइगर दोबारा आ गया तो उसको ये पता होगा कि हम लोग
कहाँ पर छुपकर बैठे हैं। अगर टाइगर दूसरी बार डमी के ऊपर नहीं आया तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। और फिर हमने दोबारा से झाड़ियों के अंदर बने हुए हमारे पिंजरे के अंदर अपनी जगह ले ली और वहाँ जाकर बैठ गए। यहाँ पर बैठने के बाद मुझे महसूस हुआ, जो मुझे पहले ध्यान नहीं आया, वो ये था कि अगर टाइगर वापस भी आएगा तो उसको पता होगा कि हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि पिछली रात उसने ये सब देखा था। 8 बजे एक स्पॉटेड डियर की कॉल हुई, हल्की सी। उसकी अलार्म कॉल से पूरा जंगल गूंज गया। एक हिरन ने स्टार्ट किया और फिर बाकी ने उसको लपक लिया और सारे बोलने लगे। विदाउट डाउट उन्होंने या तो देख लिया था या टाइगर को सूंघ लिया था। इससे हमारा मोरल और भी हाई हो गया। चलो, कम से कम वो अभी भी यहाँ पर है और गया नहीं है। मगर उसके बाद हमें टाइगर की या उसके पार्टनर, वो अकेला गीदड़, उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आई। 10 बज गए और लगा यही वो टाइम है जिसमें टाइगर निकलता है, क्योंकि कल भी वो 10 बजे के बाद ही आया था। हमारे दक्षिण की तरफ एक दिशा से हमें एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई जानवर बहुत ही दर्द भरी चीख मार रहा हो। वो चीख की आवाज़ हमें 2 बार सुनाई दी और धीरे धीरे वो ऐसे नोट पर ख़त्म हुई जैसे कि सिसकियाँ लेता है कोई, जैसे कि कोई जानवर अभी अभी मौत के घाट उतारा गया हो। शायद कोई स्पॉटेड डियर या फिर कोई यंग सांबर डियर। टाइगर ने फाइनली शिकार कर लिया था, उसको खाना मिल गया था। हमने उस डायरेक्शन का जहाँ से आवाज़ आई थी उसका मेंटली अपने दिमाग में एक नोट बनाया। उसके बाद फिर पूरी रात कुछ नहीं हुआ और ना ही स्पॉटेड डियर ने दोबारा कॉल की। अनंता स्वामी 2 बजे के बाद गहरी नींद में सो गया और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पाया। मगर मेरा जागना ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम दोनों नींद में चले जाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस बात होगी। जैसे ही सुबह इतनी लाइट हुई कि आसपास देख सकें, हमने अपने छुपने की जगह को छोड़ दिया और उस तरफ चल पड़े जहाँ से वो हिरन के मरने की कॉल आई थी। अगर हम लक्की रहे तो हम टाइगर को शायद उसकी किल के ऊपर ही ढूंढ लेंगे। मगर इस प्लान में एक कमी थी, वो ये थी कि हमको ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली उस किल को, हिरन की लाश को हम कहाँ पे सर्च करें। हमने 9 बजे तक सर्च किया। उसके बाद सूरज की गर्मी इतनी तेज़ हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गया। मैं पूरी रात सोया नहीं था और उससे पिछली रात सिर्फ आधी नींद ही ले पाया था। तो हम बंगले में वापस आ गए। अनंता स्वामी ने अपनी वही रागी बॉल्स, रागी के आटे की गोल गोल मोटी सी रोटियां बनानी शुरू कर दी, जो मुझे अब बहुत ही बेकार लगने लगी थी। और इस खतरनाक खाने की वेट करने की बजाय मैं सो गया। दोपहर 1 बजे जब मैं सोकर उठा तो मैंने अपने पास एक बड़ी सी रागी बॉल रखी हुई पाई और साथ में एक बाउल चाय, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। अनंता स्वामी कमरे के एक कोने में सोया पड़ा था। बड़े ही बेमन से मैंने वो टेस्टलेस, बेस्वाद रागी बॉल खाई। अगर काश इसमें थोड़ी सी चीनी या फिर थोड़ा सा नमक होता तो शायद थोड़ा बहुत इसमें कोई टेस्ट होता। उसके बाद मैं चाय की तरफ मुड़ा और पूरा बाउल खाली कर दिया। कम से कम इसमें कुछ फ्लेवर तो है। वरांडे में आकर मैंने चारों तरफ देखा कि शायद मुझे कोई गिद्ध आसमान में घूमता दिख जाए, कोई ऐसा क्लू जिससे हम हिरन की लाश का पता चला सकें। कोई क्लू नहीं मिलने का मतलब ये है कि आने वाली रात के लिए हम कोई नया प्लान नहीं बना सकते। सिर्फ एक ही तसल्ली मुझे थी, हालांकि टाइगर ने शिकार कर लिया है और उसे खा भी लिया होगा, मगर मुझे पता है
24 घंटे के बाद उसको दोबारा से भूख लगेगी और फिर वो दोबारा शिकार की तलाश में ज़रूर निकलेगा। अभी काफ़ी लेट हो गया था कि मैं 10 मील चलकर जोल डहल के बंगले में जाऊं, वहाँ से एक जिंदा जानवर चारे के लिए ख़रीदूं और उसको वापस लेके आऊं रात होने से पहले। इसमें काफ़ी लेट हो सकता है, ये संभव नहीं था। मैंने सोचा ये काम मैं अगले दिन करूँगा और आज रात के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है कि हम दोबारा से वहीं जाकर बैठ जाएं जहां कल रात बैठे थे और इस बार डमी की पोजीशन थोड़ी सी चेंज भी कर दें। इस बीच में क्योंकि अभी 2 नहीं बजे थे और केयर टेकर सोया हुआ था, मैंने सोचा इस समय का इस्तेमाल, अगले 2 घंटे का इस्तेमाल मैं जंगल में घूमकर करूँगा। बंगले के आसपास के फुट हिल्स और जंगल को खंगालूंगा। मुझे पक्का विश्वास था कि टाइगर ने पिछली रात शिकार किया है। अनंता स्वामी और मैंने दोनों ने मरने वाले हिरन की आखिरी चीख सुनी थी। सिर्फ अगर मैं वो जगह ढूंढ सकूं और लाश के ऊपर आसपास कहीं बैठ के टाइगर का इंतज़ार करूं तो काफ़ी चांस है कि टाइगर वहाँ पे आएगा। ये ख्याल करके मैं जंगल में काफ़ी दूर दूर तक सर्च करने लगा। मेरा ध्यान था कि ज़मीन को स्कैन करना ताकि टाइगर के मुझे पाँव के निशान मिल सकें और आसमान में वल्चर्स की, गिद्धों की पोजीशन पर भी नज़र रखना, क्योंकि गिद्ध भी बता देते हैं कि कहाँ पर लाश हो सकती है। और इन सारे कामों को करते हुए मैं सबसे ज़्यादा ध्यान ये रख रहा था कि किसी भी झुरमुट झाड़ियों के झुंड या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे टाइगर छुप के बैठ सकता है मेरे इंतज़ार में, उसके पास मैं बिल्कुल ना जाऊँ और उससे अपनी दूरी बना के रखूँ। क्योंकि जैसे मैं टाइगर का शिकार कर रहा था, टाइगर भी मेरा शिकार कर सकता था। वो भी तो शिकारी है ना, और फिर वो एक मैन ईटर भी है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कोई भी जरा सी भी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि अगर करेगा तो फिर इस खेल का अंत हो जाएगा। इट विल बी एंड ऑफ द गेम। कुछ समय एक नाले के पास चलने के बाद एक पहाड़ी के बेस पर मैं रुका और अपने लेफ़्ट की तरफ मुड़ा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे मिट्टी में टाइगर के कदमों के निशान मिल गए, मगर ये पुराने थे, कम से कम 1 हफ्ता पुराने। मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, काफ़ी निराश था। अब यूज़लेस था कि मैं अपनी सर्च को जारी रखूं। घड़ी में देखा तो 3:20 हो चुके थे और मुझे जल्दी वापस लौटना चाहिए, क्योंकि हमें डमी को भी ठीक ठाक करना है और 5 बजे तक अपनी हाइड आउट में पिंजरे के अंदर बैठ जाना है। वापसी जर्नी तो खैर जल्दी हो गई, क्योंकि ना तो मुझे पग मार्क्स को देखना था, ना ही गिद्धों का ध्यान करना था। लेकिन हाँ, मैं झाड़ियों और घास के झुंडों से दूर चलते हुए वापस आ गया। 4 बजे के करीब जब मैं वापस लौटा तो मैंने अनंता स्वामी को अपना इंतज़ार करते हुए पाया। अच्छे भाग्य से उसने थोड़ी सी चाय बनाई हुई थी, जिसको मैंने बड़ी खुशी के साथ पिया। हालांकि उसने रागी की बॉल खाने का निमंत्रण भी दिया, लेकिन वो मैंने स्वीकार नहीं किया। हमने डमी को थोड़ा ठीक ठाक किया और उसको वापस स्ट्रीम पे ले गए। इस बार हमने उसको पूल के एज पर नहीं रखा, बल्कि उसको अपने पिंजरे से 20 गज दूर एक घास के पैच पर रख दिया। यहाँ पर रखने में कोई और खूबी हो या ना हो, मगर ये जगह हमारी हाइड आउट से 20 गज की दूरी पे थी, तो थोड़ा सा पास हो गई थी। 5 बजे के बाद हम लोग दोबारा से पिंजरे के अंदर सेटल होकर बैठ गए। मैं जानता था कि दोपहर में अच्छी तरह सोने के बावजूद अनंता स्वामी आधी रात होते होते सो जाएगा, तो मैंने उसको कहा कि वो शाम के 7 बजे तक आसपास का ध्यान रखे और जब अंधेरा हो जाए तो मुझे जगा दे। तब तक मैं एक हल्की नींद ले लूँ, ताकि मैं भी तैयार हो सकूँ पूरी रात के जागरण के लिए। केयर टेकर के ज़ोर ज़ोर से मेरे कंधे को हिलाने पर जब मैं जागा और आसमान को देखा तो तारे चमक रहे थे
और पिच डार्क था। मैं समझ गया अनंता स्वामी ने मुझ पर दया दिखाते हुए मुझको ज़्यादा देर तक सोने दिया है। घड़ी पर नज़र डाली तो 8:12 हो रहे थे। धीरे से और बिना आवाज़ के मैं उठकर बैठ गया और तब मैंने सुनी वो आवाज़। हालांकि काफ़ी दूर थी, मगर उस रात की ठंडी हवा में बिल्कुल क्लियर सुनाई दी, बू हू बू। इस तरह से अपने आप बिना किसी प्रयत्न के मेरा हाथ अपनी राइफ़ल पे मजबूती से जम गया और वही पुराने डराने वाले ख्याल जंगल की उस पुरानी रूमर अफवाह के चलते एक बार फिर मेरी दिमाग में घूमने लगे। वही आवाज़ जयकाल की बू हू करके वातावरण में गूंज गई थी और मेरा ख्याल उसी पुरानी अफवाह की तरफ चला गया जो जंगल के उस एरिए में काफ़ी दिन से फैली हुई थी। खतरनाक पार्टनर्स दोबारा से शिकार पर थे। क्या वो चालाक जैकल गीदड़ दोबारा से टाइगर को हमारे पास ले आएगा जैसे कि वो 2 रात पहले लाया था? जवाब आ गया। आऊं आऊं करके टाइगर की दहाड़ ने पूरा जंगल गुंजा दिया और मेरी बात का जवाब मुझे मिल गया। जो मैं सोच रहा था कि शिकारी दोबारा शिकार पर हैं, वो बात सच हो गई। टाइगर दहाड़ रहा था। उसकी आवाज़ बिल्कुल वहीं से आ रही थी जहाँ से थोड़ी देर पहले उस जैकल की आवाज़ आई थी। जंगल के एनिमल में अलार्म कॉल गूंज गई हर डायरेक्शन में। नॉर्थ साउथ बंगले के पीछे एक सांबर ने कॉल की, पूरे गले से आवाज़ निकाली और जंगल वालों को चेतावनी दे दी। और फिर वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े अंतराल पर अलार्म कॉल करने लगा जो आसपास के हिल्स और जंगल में दूर दूर तक गई। उसके बाद हमारे नज़दीक से ही एक बार्किंग डियर, वो भी अपनी भद्दी आवाज़ में कुत्ते की तरह भौंकने लगा, खर खर खर। इन आवाज़ों को सुनकर एक स्पॉटेड डियर शायद झाड़ियों में हमारे पीछे कहीं छुपा हुआ था, वो भी चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके झुंड का जो लीडर था उसने भी इसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि एक मोर भी बोलने लगा जो कि शायद दूर कहीं सोया पड़ा होगा। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल जाग गया है और पूरे अलर्ट पर है। पूल के अंदर मेंढकों ने भी अपनी टर टर बंद कर दी। यहाँ तक कि गीली घास में झींगरों ने भी आवाज़ करनी बंद कर दी। जंगल का हर एनिमल, छोटा हो या बड़ा, वो जान गया है कि खतरा है। बिवेयर टाइगर, डेंजर, सावधान, टाइगर आ गया है और ख़तरा है सबके लिए। मगर हमारे लिए कोई भागने का सवाल नहीं था। हम यहाँ बैठे थे एक सेट पर्पज़ से, उद्देश्य के साथ। वो उद्देश्य ये था कि मैन ईटर को, इस आदमखोर को मारना है। तनी हुई नसें, अकड़े हुए मसल्स के साथ हम लोग उस नाटक की इंतज़ार करते रहे जो अगले कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में हमारे सामने खेला जाने वाला था। धीरे धीरे चेतावनी की वो आवाज़ें जंगल के विभिन्न प्राणियों द्वारा जो दी गई थी पूरे जंगल को, वो मंद पड़ती गई और सारे जंगल के जानवर जहाँ जहाँ जा सकते थे, टाइगर से जितना दूर किसी सेफ जगह पर चले गए हैं। अलार्म कॉल्स धीरे धीरे मंदी पड़ती गई और जिन जानवरों ने वो आवाज़ें सुनी थी सभी अलर्ट होने के बाद सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। उस धारीदार आतंक से जितनी दूर जा सकें उतनी दूर वो लोग चले गए थे, क्योंकि वो धारीदार आतंक यानी साक्षात मौत, क्लियर कट हिंसक मौत थी। जंगल ऐसी चुप्पी में डूब गया जो चुप्पी पूरी तरह से एक भय से, एक डर से भरी हुई थी। मैंने अनंता स्वामी की उस कमज़ोर 2 सेल वाली टॉर्च के बारे में सोचा जिसकी लाइट पिछली रात हमारे यूज़ करने के बाद अब और भी कम हो गई होगी। हमारे पास ये एकमात्र जरिया था
कि जिसकी रोशनी में मैं टाइगर पर फायर कर पाऊंगा। 1 घंटा बीता, 1 घंटा बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोशी का। यहाँ तक कि झींगरों और मेंढकों ने भी दोबारा से आवाज़ करनी शुरू नहीं की थी। और टाइम बीता और टेंशन के कुछ कम होने के बाद मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो समय था 10:05 और मैं बहुत ज़्यादा भूखा महसूस करने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि अनंता स्वामी का ठंडा हाथ मेरे हाथ को पकड़ रहा था और वो वायलेंटली, बहुत ज़्यादा ज़ोर से काँप रहा था। पिटर पैटर पिटर पैटर ये आवाज़ हमारे पीछे से आने लगी, पीछे की झाड़ियों की तरफ से, उन्हीं झाड़ियों से जिन झाड़ियों में हम पिंजरे के अंदर सुरक्षित बैठे हुए थे। कोई एनिमल धीरे से पीछे की तरफ पत्तियों पे चल रहा है। ये क्या हो सकता है? टाइगर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कदमों की आवाज़ किसी हल्के जानवर की है। क्या ये वही जैकल है, एक बार फिर से टाइगर को रास्ता दिखाता हुआ? मेरे मन में इच्छा हुई कि दोबारा से अनंता स्वामी का वो कुत्ता आ जाए जिसने पिछली रात भी हमारी जान बचा ली थी। मगर हम तो खुद ही उसको ताले के अंदर बंद करके आए थे ताकि वो ऐन मौके पर आकर सारा काम ना बिगाड़ दे। फिर चुप्पी छा गई। तारों की रोशनी में मुझे डमी बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा था। हमसे 20 गज की दूरी पर एक सफ़ेद ऑब्जेक्ट, एक सफ़ेद वस्तु मेरी थकी हुई आँखों को हल्की हल्की दिखाई पड़ रही थी। कुछ पलों के बाद हमारे सीधे हाथ की तरफ किसी के तेज़ चलने की आवाज़ हमने सुनी। फिर साइलेंस छा गया, फिर चुप्पी छा गई और फिर एक ग्रे कलर की छाया सी मेरे सामने की घास में कुछ कुछ धुंधली सी मुझे नज़र आई, डमी और हमारे बीच की घास में। मगर ये काफ़ी छोटी लग रही थी, काफ़ी तेज़ी से चल के आई थी और फिर अचानक ये छाया वहाँ पे रुक गई। तारों की रोशनी इतनी नहीं थी कि मैं क्लियर कट देख सकूं कि ये जानवर क्या करना चाहता है। वो हमारे और डमी के बीच में रुका हुआ था और क्लियर दिख नहीं रहा था कि ये एनिमल कौन है और ये क्या कर रहा है। अचानक वो आधे साइज का हो गया, उसका आकार बिल्कुल ही कम हो गया। मैं समझ गया कि उसने अपना फेस हमारी तरफ कर लिया है, उसका सिर ऊपर नीचे हो रहा है। शायद वो हमारी झाड़ियों की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। आखिर झाड़ियों के अंदर किस तरह के जानवर बैठे हैं। एक बात निश्चित थी कि अब हमारी पोजीशन कोई सीक्रेट नहीं थी। जानवर को पता था कि यहाँ पर कुछ है, कोई छुपकर बैठा है। ये बात इससे भी साबित हो रही थी कि उसने डमी का कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि उसने डमी की तरफ अपनी पीठ कर ली थी और हमारी तरफ वो डायरेक्ट देख रहा था। अगले ही क्षण मैंने ना केवल उस जयकाल की आवाज़ सुनी, बल्कि देखा कि उसने अपना सिर आकाश की तरफ उठाया और फिर चिल्लाया बू करके। और इसके तुरंत बाद जयकाल वहाँ से थोड़ी दूर हट गया और फिर रुक गया, मुड़ा और हमारी तरफ ध्यान से देखने लगा। उस जानवर की इन हरकतों में मैं इतना बिजी था कि अचानक अनंता स्वामी का हाथ, जो मेरे हाथ को एक पागल की तरह जैसे दौरा पड़ता हो बुरी तरह से भींच रहा था, दबा रहा था। तो मैंने अपना सिर हाफ टर्न, आधा घुमाया उसकी तरफ। तभी मैंने आंखों के कोने से सामने देखा तो मानो मुझे कुछ समय के लिए एक लकवा सा मार गया, जैसे कि मैं किसी भूत प्रेत को देख के कुछ पलों के लिए शॉक में आ जाऊं, जैसे कि पैरालिसिस हो जाता है शॉक से। कुछ पलों के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि उसी जगह पर जहाँ कुछ देर पहले जयकाल था, गीदड़ था, सिर्फ 1 सेकंड पहले था, वहाँ पर अब एक बड़ा सा राक्षस, बहुत बड़े साइज का, उस बहुत कम रोशनी के अंदर वो इतना बड़ा दिखाई दे रहा था जैसे कि एक घोड़ा हो। मैं समझ गया कि मैं इस वक्त एक टाइगर को देख रहा हूँ जो मेरे सामने बिल्कुल ओपनली सामने वाली घास में
सीधा हमारी तरफ देख रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ देर पहले जयकाल देख रहा था। मैंने 2 बार जोर से अनंता स्वामी को हिलाया, जो कि हमारा पहले से फिक्स किया हुआ, तय किया हुआ सिग्नल था, इशारा था कि अब उसका टाइम आ गया है और उसको सामने वाले एनिमल के ऊपर टॉर्च जलानी है। मगर वहाँ कोई जवाब नहीं था। केयर टेकर को जैसे लकवा मार गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। बड़े दुख के साथ मैंने महसूस किया कि उसने फिर एक बार मुझे धोखा दे दिया है। ठीक उस मौके पर जब मुझे उसकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने उसे दोबारा हिलाया, मगर वही लैक ऑफ रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं। बंधी मुट्ठी के साथ मैंने उसको एक बार ज़ोर से मारा, मगर वो बैठा रहा और गहरी गहरी सांसें लेता रहा। मैंने अपने आप को कोसा कि मैं अपनी टॉर्च पीछे क्यों छोड़ आया था, मगर अब क्या हो सकता था। टाइगर ने मेरी मूवमेंट देख ली थी। टॉर्च चमकाने के लिए जो मैंने इशारा किया था, उसकी बहुत ही हल्की सी आवाज़ शायद टाइगर ने पकड़ ली थी। वो खतरनाक ढंग से गुर्राने लगा और अचानक उसकी आकृति छोटी होती गई और घास के साथ मिल गई। मैं समझ गया कि ये उसका चार्ज करने से पहले का तरीका है, जब वो झुककर पीछे की तरफ हटता है और थोड़ा नीचे बैठ जाता है और अपनी टांगें चौड़ी कर लेता है, यानी स्प्रिंग की, जंप की तैयारी है। आक्रमण, हमला बस होने ही वाला है। 2 या 3 छलांगों में वो हमारे ऊपर होगा। सामने की तरफ कोई रुकावट भी तो नहीं थी। टाइगर का एक्शन और मेरा निष्कर्ष दोनों एक साथ हुए। शायद 10 सेकंड से भी कम समय लगा होगा। केयर टेकर की सुन्न पड़ी उंगलियों से टॉर्च को खींचकर मैंने एकदम उसका बटन दबा दिया। यहाँ तक कि टॉर्च को राइफल के ऊपर लाने से पहले ही मैंने उसका बटन दबा दिया और उसकी रोशनी सीधा टाइगर की आंखों में जा लगी। हालांकि ये बहुत कम लाइट थी, मगर टाइगर इसकी वजह से अचानक रुक गया। कुछ समय के लिए वो झिझक गया और उसने अपना हमला रोक दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो अगले 1-2 सेकंड में वो हमारे ऊपर होता। तो लाइट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। टाइगर के अटैक को कुछ पलों के लिए रोक दिया था। शायद उसे याद आ गया, 2 रात पहले भी ऐसा ही हुआ था जब उसने डमी के ऊपर अटैक किया था। जो भी हुआ हो, लेकिन उसकी इस झिझक ने मुझे वो कुछ सेकंड दिए जिनमें मैंने टॉर्च को अपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ी हुई राइफ़ल के ऊपर लेफ़्ट हैंड से ही बिल्कुल सीधी लाइन में कर दिया, टाइगर की तरफ, राइफ़ल के ठीक ऊपर और उन चमकती आँखों की तरफ। अब इस तरह का शॉट किसी भी तरह से आदर्श शॉट नहीं है, खासकर तब जबकि मैं लेफ़्ट हैंड से ही टॉर्च और राइफ़ल दोनों को पकड़े हुए हूँ और थोड़ा सा भी अगर ऊपर हो गया तो बुलेट, गोली जो है, शायद टाइगर के सिर के ऊपर से निकल जाएगी। ये सब सोचने का तो समय ही नहीं था। कुछ एक्स्ट्रा सेकंड मुझे मिल गए थे और उनका मुझे यूज़ करना था और मैंने ट्रिगर दबा दिया। राइफ़ल की आवाज़ के बाद एक और ज़ोरदार आवाज़, कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ से टाइगर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अगले पंजों से गोली से टूटे हुए अपने फेस पर अपने ही पंजों से वार करने लगा। पागल की तरह मैंने जल्दी से लीवर को खींचा और उसकी सामने दिखती छाती के ऊपर एक और गोली फायर कर दी। टाइगर ज़मीन पे आ गिरा और आसपास की ज़मीन को अपने पंजों से फाड़ते हुए, नोचते हुए, आसपास की घास, मिट्टी, कीचड़ सबको अपने पंजों से स्मैश करते हुए, नोचते हुए टाइगर ज़मीन पे गिरा हुआ था और आसपास की ज़मीन मानो तड़प उठी हो। रोर आफ्टर रोर रेंट द एयर, दहाड़ पर दहाड़ों ने आसमान गुंजा दिया, जबकि मैंने जल्दी से अपनी राइफ़ल की मैगज़ीन की सारी गोलियां टाइगर की तरफ फायर कर दी और मैं अपने शॉट्स की गिनती भी भूल गया। जब मैंने खाली चैम्बर की क्लिक की आवाज़ सुनी, तब मैं समझा कि मैं सारी गोलियां टाइगर के ऊपर चला चुका हूँ।
टाइगर अभी भी तड़प रहा था, मगर अब उसकी दहाड़ों की आवाज़ एक घुटी हुई गड़गड़ाहट जैसे होती है, जैसे गला रुंध जाता है। एक बिल्कुल स्पष्ट मरते हुए टाइगर की आखिरी आवाज़ें, उस तरह की आवाज़ दहाड़ों की जगह अब सुनाई दे रही थी। होल्ड द टॉर्च, टॉर्च को पकड़ो, मैंने ज़ोर से कहा, और टॉर्च को केयर टेकर के सुन्न पड़े हाथों में पकड़ाकर मैंने बहुत जल्दी के साथ 3 राउंड अपनी मैगज़ीन के अंदर दोबारा से भर लिए। मैं सिर्फ घास में पड़े हुए टाइगर की उठती और गिरती छाती को देख पा रहा था। उसकी वो आखिरी आवाज़ें, गरगल की आवाज़ें धीरे धीरे इरेगुलर होती गईं, यानी कभी आ रही थी, कभी नहीं। अचानक वो बंद हो गई। मैं समझ गया कि टाइगर मर चुका है। फिर भी हमने और 15 मिनट तक वेट की, मगर उसके बाद कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। वो जैकाल, वो गीदड़ दोबारा नहीं आया। शायद वो समझ गया था कि उसने अपने पार्टनर को उसकी मौत की तरफ धकेल दिया है, और शायद वो दुखी भी है। शायद वो कोई नया दोस्त ढूंढने चला गया हो। अगली सुबह हमने टाइगर का निरीक्षण किया तो वो एक बड़ी उम्र का ओल्ड मेल था, जिसके कैनाइन दांत थोड़े से घिसे हुए थे, मगर इसके अलावा उसकी बॉडी में कोई भी और डिफेक्ट नहीं था। तो फिर वो क्यों मैन ईटर बना होगा और क्यों मानव जाति के खिलाफ हो गया? शायद बढ़ती उम्र की वजह से, शायद वो भागकर हिरणों का शिकार नहीं कर पा रहा हो, या फिर शायद ये वही जैकाल था, वही गीदड़ जिसने उसको पहली पहली बार इस आसान शिकार की तरफ ललचाया होगा। जो आसान शिकार था केयर टेकर की वो बेचारी अभागी बेटी। कौन बता सकता है? इस तरह से ये हॉरिबल, हॉरेंडस, रोमांचक कहानी समाप्त होती है। आपके कहानी के बारे में जो भी कमेंट्स हैं, विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छी लगी है तो गिव इट ए थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, और नए लोग अगर चाहते हैं इस तरह की कहानियाँ आप सुनना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।